हाय टू ऑल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी क्लास 3 ऑफ नाउन। नाउन जो है हमारी लास्ट 4 से 5 क्लास लेंगी, बट बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सो यू डोंट हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन फ्रॉम एनी ऑनलाइन ट्यूटर। ठीक है, ओके, गिव मी अ सेकेंड। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़े थे कि जो नाउन होती है, नाउन जो हमने पढ़े थे कि उसके कुछ केसेस होते हैं। 4 केस होते हैं नाउन के। कौन कौन से होते हैं मैं थोड़ा आपको रिवाइज करा देती हूँ। एक तो हमने पढ़ा था नॉमिनेटिव केस के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस, जिसको एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। कल हम पढ़ चुके हैं कल वाले क्लास में। ठीक है, उसके बाद हमने पॉजेसिव केस पढ़ा था। इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट वी एपोस्ट्रोफी एस जो होता है हमेशा कब किसके साथ लगता है? नाउन के साथ लगता है, और नॉन लिविंग चीज़ों के साथ जो है वो कभी नहीं लगता है। कल की क्लास देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर हमने पढ़ा था फोर्थ केस जो कि था हमारा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में क्या था, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा देती हूँ। वोकेटिव केस में क्या था? ओके, वोकेटिव केस के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ नेहा, नेहा यू आर अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, तो इसमें नेहा क्या है? नेहा इसमें वोकेटिव केस है। यानी जब भी हम किसी भी नाउन को पॉइंट आउट या फिर रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको वोकेटिव केस कहते हैं। दैट्स इट। ठीक है, आगे समझ। चलो अपने आज के जो टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नाउन और पोजीशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पोजीशन की। हमने कल पढ़ा था पोजीशन के बारे में, पढ़ा था ना। देखो, जो पोजीशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है कॉमन पोजीशन, कॉमन पोजीशन है, और दूसरा होता है स्प्लिट पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन। देखो, इसको ना कई लोग जो होते हैं पोजीशन भी कहते हैं, इसको पोजीशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, मैं पोजीशन कह सकती हूँ, बट इसको पोजीशन जो है ना, जैसे पोजीशन होता है, पोजीशन पोजीशन बोलना उसको ज़्यादा रेफर करते हैं। तो ये एक्सेंट है यूके यूएस का, बस उन्हीं लोगों का डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। तो इसको जैसे पोजीशन को ना पोजीशन अब नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पोजीशन, पोजीशन। तो ये बस वही है। और इसको भी पोजीशन बोलते हैं। पोजीशन क्या पोजीशन है, क्या डेजिग्नेशन होता है ऐसा। तो पोजीशन जो है ना वो 2 तरीके होती है। एक तो अपना कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन। अब अंतर क्या है बात करेंगे। देखो, कॉमन पोजीशन क्या है? जब किसी चीज़ का बंटवारा ना हो, एक ही चीज़ पर एक से ज़्यादा लोगों का हक हो, यानी कॉमन चीज़ है उस पर एक से ज़्यादा लोगों का हक है, तो कॉमन पोजीशन। और स्प्लिट पोजीशन कब बोलेंगे? स्प्लिट पोजीशन होता है जब दोनों की चीज़ जो अलग अलग हो और जब बंटवारा हो जाए चीज़ों का, तो उसको बोलेंगे स्प्लिट पोजीशन। समझ आ रही है? नहीं आ रही है? अभी मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल से, आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ राम और श्याम की गाड़ी, राम एंड श्याम्स, राम एंड श्याम्स कार। क्या है इसमें कि राम और श्याम है, उन दोनों के पास एक कार है। कितनी कार है? एक कार है। ठीक है, उन कार का बंटवारा नहीं हुआ है, उस कार का बंटवारा नहीं हुआ है, तो वो राम और श्याम दोनों की कार है। ये तो चलो एक कार थी। अब अगर ज्यादा कार हो तो कैसे बोलेंगे? राम एंड श्याम्स, राम एंड श्याम्स कार्स। क्या है ना, जब दोनों की बात हो रही है, जब भी हमको कॉमन पोजीशन दिखाना होता है ना, तो हम इन दोनों को ना एक कंपाउंड एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। समझ आ रही है बात? कंपाउंड एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो क्या होगा, जो लास्ट वाला होता है ना, यहाँ पर श्याम है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी ऑफ एस जो है वो लग जाता है। समझ आई? इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि राम और श्याम की गाड़ियाँ, राम और श्याम की गाड़ियाँ, गाड़ियाँ अभी भी बहुत सारी, लेकिन दोनों की है, अभी बंटवारा नहीं हुआ है। तो जब भी कॉमन पोजेशन होगा, ठीक है, तो उनको हम कंपाउंड एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, एक ही वो मानते हैं। और उससे क्या होता है, जो लास्ट वाला जो होता है, जो सेकंड में जो लेटर आता है, उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस जो है वो लगता है। राम एंड श्याम कार नहीं होगा, राम एंड श्याम्स कार होगा। समझ आई मेरी बात? ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में? स्प्लिट पोजीशन के बारे में। मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो, स्प्लिट पोजीशन के बारे में बात करते हैं। ओके, स्प्लिट पोजीशन में क्या होगा कि जब बंटवारा हो जाए, मतलब सिर्फ राम और श्याम की गाड़ियां हैं लेकिन बंटवारा कर दिया अब। ठीक है,
एक कंपाउंड एंटिटी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। इसका मतलब कंपाउंड एंटिटी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी ऑफ एस आएगा क्योंकि दोनों का पोजेशन है। कैसे, अब देखते हैं। जैसे मैं बोलूं राम्स एंड श्याम्स कार, बताओ क्या ये ठीक है या फिर ये ठीक है? राम्स एंड श्याम्स कार्स, ये गलत है बच्चा, ये गलत है। रीजन, क्योंकि राम और श्याम दोनों की बंटवारा हो गई, दोनों की गाड़ी है, तो एक कार दोनों की कैसे हो सकती है? तो राम और श्याम की कार्स हैं, दो गाड़ियां तो होंगी ना कम से कम अगर बंटवारा हुआ है। समझ आ रही है बात? तो राम्स एंड श्याम्स कार्स, यहाँ से पता चल रहा है, इस एपोस्ट्रोफी एस से क्या पता चल रहा है कि राम की गाड़ी अलग है और श्याम की गाड़ियां जो है वो अलग है। दोनों के पास गाड़ियां हैं लेकिन दोनों की अलग हैं। ठीक है, ये एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर ये दिखा रहा है। आई होप मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जब स्प्लिट पोजीशन होता है ना, ये स्प्लिट पोजीशन का एग्जांपल था। स्प्लिट पोजीशन के बाद कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं यूज कर सकते क्योंकि चीजें बट चुकी है ना, बंटवारा हो चुका है। एक चीज का बंटवारा कैसे होगा? सो अ सिंगुलर नाउन कैन नेवर बी यूज्ड आफ्टर स्प्लिट पोजीशन। बात आई समझ? तो प्लूरल नाउन होनी चाहिए। राम्स एंड श्याम्स कार, ये आपको समझ आ गया? चलो अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलो। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन के बारे में। अब थोड़ा कंपाउंड नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अब थोड़ा सा कंपाउंड नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन्स, ठीक है। चलो, समझ आ रही है हैंड राइटिंग? आई होप आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो मैं वापस से लिख देती हूँ कंपाउंड नाउन्स। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, अब मैं अगर आपको बोलूँ कंपाउंड नाउन के साथ क्या होता है ना, एक रूल होता है कि जो एपोस्ट्रोफी ऑफ एस होता है ना, वो हमेशा जो है ना वो एंड पे यूज़ होगा, एंड पे जाके यूज़ होगा। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ सन इन लॉ की कार है, सन इन लॉ की कार। अब मुझे बताओ क्या होगा? आई गिव यू टू ऑप्शन, सन्स इन लॉ कार या फिर सन इन लॉज कार। क्या होगा? मैंने क्या बोला? कंपाउंड नाउन है ना ये, सन इन लॉ। तो इसमें क्या होगा? एपोस्ट्रोफी एस जो है वो हमेशा कहाँ पर यूज होगा? लास्ट में यूज होगा, लास्ट में यूज होगा। ठीक है, तो सन्स इन लॉ कार गलत, सन इन लॉज कार ठीक होगा। आया समझ आपको? आया आपको ये समझ आया होगा? ठीक है, आई समझ में कंपाउंड नाउन्स के साथ क्या होता है? ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको डाउट क्लियर कर देती हूँ, गिव मी अ सेकेंड। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ सन इन लॉ और मैं आपको बोलूँ सन्स इन लॉ, इसमें क्या अंतर है? देखो, जो सन इन लॉ है ना वो सिंगुलर है, एक सन इन लॉ की बात हो रही है, लेकिन जब सन इन लॉ है ना तो वो प्लूरल की बात हो रही है कि बहुत सारे सन्स इन लॉ है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका प्लूरल है, पोजीशन नहीं शो कर रहा है, ये पोजीशन शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया है? ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नाउन और यूनिट्स का। ठीक है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देखो, नाउन्स एंड यूनिट्स। ओके, मौसम ना काफ़ी मतलब ओके ठंड हो रखी है काफ़ी। ओके, अब देखो जो यूनिट्स होती हैं, मुझे बताओ यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं? यूनिट्स 3 टाइप की होती हैं। कौन सी? यूनिट डेफिनेट यूनिट होती हैं। ठीक है मैडम, डेफिनेट होगी, उसके बाद इनडेफिनेट यूनिट होगी, इनडेफिनेट यूनिट होगी, और उसके बाद रैंडम यूनिट्स होंगी। कुछ रैंडम यूनिट्स भी तो होती है ना, तो कुछ रैंडम यूनिट्स होंगी। समझ आ रही है मेरी बात? डेफिनेट, इनडेफिनेट और रैंडम यूनिट्स होंगी। चलो अब बात करते हैं डेफिनेट यूनिट की सबसे पहले। ठीक है, ये तो आपको जल्दी समझ आ जाएंगे दोनों। अब हम बात करते हैं डेफिनेट की। डेफिनेट को थोड़ा अच्छे से समझना है हमको, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो डेफिनेट के बारे में पढ़ते हैं।
देखो डेफिनेट क्या है, डेफिनेट यूनिट का मतलब क्या है कि जब आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता हो। व्हेन, नोट्स बना रहे हो ना साथ साथ स्टूडेंट्स, व्हेन यू नो द एग्जैक्ट अमाउंट, व्हेन यू नो द एग्जैक्ट अमाउंट, जब आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता होता है तभी तो आप बोलते हैं ना दैट इट इज़ अ डेफिनेट नाउन। एग्जैक्ट अमाउंट कैसी होती है, जैसे 50, 60, 95, 107, ये क्या है, ये नंबर शो कर रहे हैं कि डेफिनेट अमाउंट है। ठीक है, अब इसके दो कॉन्सेप्ट पढ़ने हमें डेफिनेट यूनिट में। तो हम पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ते हैं। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है कि देखो जब भी कोई नंबर होगा उसके बाद कोई यूनिट होगी, उसके बाद कोई नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव होगा। एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, बस आप पहले स्ट्रक्चर याद करें। जब भी कोई नंबर, कोई यूनिट, कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव होगा तो हमेशा ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट है, ये हमेशा सिंगुलर आएगी। दिस यूनिट विल ऑलवेज बी सिंगुलर। समझ आ रही है बात? कैसे? एग्जाम्पल से करते हैं। देखो अगर मैं कहूँ आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, इसमें क्या गलती है? क्या ये सेंटेंस सही है? मुझे बताओ। करें स्टार्ट। ये क्या है? ये एक नंबर है। ईयर्स क्या है? एक यूनिट है ना, ईयर्स में ही नाप रहे हैं इस नंबर को। ठीक है, ये यूनिट होगी। और ओल्ड क्या है? ओल्ड एक एडजेक्टिव है कि मैं 22 साल की हूँ, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। तो नंबर, यूनिट और एडजेक्टिव। और हमने क्या पढ़ा कि जब भी नंबर, यूनिट, नाउन या एडजेक्टिव कोई भी होगा तो यूनिट हमेशा सिंगुलर होगी, लेकिन यूनिट तो यहाँ पर प्लूरल है, मैंने तो ईयर्स लिखा है। समझ आ रही है? ये स्पोकन में हम बोल देते हैं बट ये बहुत ही कॉमन एरर है। ठीक है, तो इसको ऐसे यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर सही सेंटेंस क्या होगा? आई एम 22 ईयर ओल्ड, ये सही सेंटेंस होगा और ये गलत सेंटेंस होगा। आ रही है बात समझ? चलो एक और एग्जाम्पल कराती हूँ। शी हैज़ 5 rupee नोट। शी हैज़ 5 रुपीज़ नोट, इसमें क्या गलत है? अगेन नंबर, यूनिट। नोट क्या है? नोट एक नाउन है। नंबर, यूनिट, नाउन आ गया। तो यूनिट अभी तो पढ़ा कि यूनिट सिंगुलर आएगी हमेशा, तो ये एस जो है ये कट जाएगा। तो यूनिट जो है वो हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर। सो शी हैज़ 5 rupee नोट विल बी करेक्ट, एस नहीं आएगा। आ रही है बात समझ? कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर हुआ? वापस बता देती हूँ। जब भी किसी सेंटेंस में कोई नंबर, फिर उसके बाद कोई यूनिट और उसके बाद कोई नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव आएगा हमेशा, तो क्या होगा? दिस यूनिट विल बी सिंगुलर ऑलवेज। सिंगुलर आएगी हमेशा हमेशा। समझ आ रही है? अब आपके मन में एक डाउट तो आना चाहिए कि मैम ये तो आपने बताया कि जब नंबर, यूनिट और नाउन और एडजेक्टिव आएगा तो सिंगुलर आएगा, लेकिन जब नंबर, यूनिट के बाद नाउन या एडजेक्टिव ना हो और कुछ और हो, एडवर्ब हो या कुछ भी हो, तब क्या होगा? तो यही हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्सेप्ट नंबर 2, डेफिनेट यूनिट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है कि जब भी कोई नंबर, कोई यूनिट, नंबर के बाद कोई यूनिट आ रही है और उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव नहीं आ रही है,
समझ रहे हो? नहीं आ रही है तो क्या होगा? तो ये यूनिट कैसी आएगी, सिंगुलर या फिर प्लूरल? देखो अब क्या होगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये यूनिट जो है ये सफिशिएंट है, क्या ये अपना मतलब दे पा रही है, इज इट सफिशिएंट, या फिर ये यूनिट जो है ये इनसफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है। चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। और अगर सफिशिएंट होगी, अपना मतलब दे रही होगी, तो प्लूरल होगी, और अगर इनसफिशिएंट है, मतलब नहीं दे रही है, तो सिंगुलर होगी। देखो इसको कैसे याद करो, उल्टे तरीके से याद करो। ऐसे सफिशिएंट है, सफिशिएंट है तो सिंगुलर नहीं देगी, प्लूरल देगी। तो दूसरा तो याद हो ही जाएगा कि इनसफिशिएंट है, अगर ये सफिशिएंट जो है वो सिंगुलर नहीं होगी, उसका उल्टा हो गया, नहीं प्लूरल होगी, तो इनसफिशिएंट जो है वो सिंगुलर होगी। सिंपल। अब एग्जाम्पल्स कर ले थोड़े इसके। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2 के एग्जाम्पल करते हैं। आई हैव 5 rupees in my pocket. I have 5 rupees in my pocket. इसमें क्या एरर है, क्या सही है, गलत है, क्या है? यहाँ पर ये जो है क्या ये ठीक है? देखो ये 5 क्या है, नंबर, रुपीज़ क्या है, यूनिट है, ये एक नंबर है, और उसके बाद कोई नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव तो नहीं आ रही है, ठीक है, कोई नाउन या एडजेक्टिव तो है नहीं। तो अब देखेंगे कि ये जो यूनिट है क्या ये अपना सफिशिएंट मीनिंग दे रही है, इज इट गिविंग इट्स सफिशिएंट मीनिंग और नॉट। मैंने कहा कि मेरे जेब में 5 रुपये हैं, तो सफिशिएंट है, हाँ भाई 5 रुपये हैं, तो इट इज़ अ सफिशिएंट यूनिट। तो यहाँ पर जो है सफिशिएंट के साथ मैंने क्या बोला था, सफिशिएंट के साथ एस, सिंगुलर नहीं आएगा, तो क्या आएगा, प्लूरल। तो ये प्लूरल तो है रुपीज़, तो ये ठीक है, ये सही सेंटेंस है। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगर मैं कहूँ आई हैव 5 million, I have 5 millions in my pocket. I have 5 millions in my pocket. Is it correct or not? Tell me students, is it correct or not? मैंने क्या बोला, नंबर, ये क्या है, नंबर, ये क्या है, यूनिट, उसके बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या चेक करेंगे कि ये जो यूनिट है ये सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। देखो वो बोल रहे हैं कि मेरी जेब में 5 मिलियन है। 5 मिलियन व्हाट, 5 मिलियन रुपीज़, 5 मिलियन इरेजर, 5 मिलियन ट्रीज, 5 मिलियन पेन, नोटबुक, टीचर, इंस्टीट्यूट, रूम्स, व्हाट। आपकी जेब में 5 मिलियन क्या है? इट इज़ नॉट गिविंग इट्स सफिशिएंट मीनिंग, सो दिस यूनिट इज इनसफिशिएंट। हमने क्या पढ़ा था, सफिशिएंट हो तो सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा, लेकिन जब इनसफिशिएंट यूनिट हो तो क्या आएगा, इनसफिशिएंट यूनिट के साथ सिंगुलर आएगा। लेकिन यहाँ पर तो मिलियंस है तो ये कट जाएगा। तो द राइट सेंटेंस विल बी आई हैव 5 मिलियन इन माई पॉकेट। आई होप आपको समझ आया हो, समझ आ रहा है। शैल वी मूव अहेड? ठीक है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो यूनिट्स हैं वो 3 टाइप की होती है। थोड़ा जल्दी जल्दी बताती हूँ। यूनिट्स 3 टाइप की होती है। कौन सी? डेफिनेट यूनिट्स, इनडेफिनेट यूनिट, और कौन सी होती हैं, और रैंडम यूनिट्स होती हैं। ठीक है, हमने अभी रैंडम के बारे में नहीं पढ़ा है, इनडेफिनेट के बारे में नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है डेफिनेट के बारे में। डेफिनेट में हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। कौन से कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2। 1 में हमने क्या पढ़ा है? 1 में हमने पढ़ा है कि जब भी कोई नंबर, कोई यूनिट और उसके बाद कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव होगा तो ये यूनिट है, इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर, दैट्स इट। लेकिन सेकंड कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी नंबर, यूनिट के बाद नाउन या फिर एडजेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, तो ये यूनिट क्या होगी। तो इसके लिए हमने 2 केस पढ़े कि अगर ये यूनिट अपना सफिशिएंट मीनिंग दे रही है और अपना इनसफिशिएंट मीनिंग दे रही है, यानी सफिशिएंट बता रही है, ठीक है, तो क्या होगा, सफिशिएंट, ऐसे सफिशिएंट, ऐसे सिंगुलर। ऐसे याद करो कि ऐसे सफिशिएंट है तो सिंगुलर नहीं आएगा, तो सिंगुलर यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा।
ऐसे, ठीक है। दैट्स इट, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब पढ़ते हैं, हमने जो यूनिट्स हैं डेफिनेट तो पढ़ ली, लेकिन अगर यूनिट्स इनडेफिनेट होगी तो अगेन इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है। इनडेफिनेट, एक सेकेंड, इनडेफिनेट जो यूनिट होगी उसके लिए पढ़ते हैं अब हम कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनडेफिनेट समझते हो, कोई चीज़ जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, क्या वो अपनी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ते हैं इसमें हम। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है कि जो यूनिट है वो हमेशा ना अपनी प्लूरल फॉर्म में होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मैं बोलूँ लैक्स, जो इनडेफिनेट होती हैं, जैसे लाख, मिलियन, फिर मैं बोलूँ 1000, 10, 100, तो ये यूनिट ना लैक्स, मिलियंस, 1000, तो जो इनडेफिनेट यूनिट होती है ना वो हमेशा क्या होती है, अपनी प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो जो इनडेफिनेट है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगी। इसका एग्जांपल देती हूँ एक मैं आपको, जैसे मैं बोलूँ लैख ऑफ, मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स took the test, took the test, इसमें क्या गलती है? अब लाख और मिलियन जो है वो इनडेफिनेट यूनिट है, कितने लाख कितने मिलियन नहीं, कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो एग्जैक्ट नहीं है, इनडेफिनेट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा लैक्स ऑफ और मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या होगा यहाँ पर जो है प्लूरल यूनिट आएगी, ठीक है। तो प्लूरल यूनिट आएगी, समझ रहे हो, हमेशा जो यूनिट है वो प्लूरल फॉर्म में आएगी अगर वो इनडेफिनेट है। सिंपल। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट 2 है वो बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि जब भी बहुत सारी यूनिट आएगी ना, बहुत सारी यूनिट है, जैसे मैंने बोला लैख, मिलियन, 1000, टेंस, एक ही उसमें आ गई सेंटेंस में, तो यूनिट्स जो है ना वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएगी। समझ रहे हो मेरी बात, असेंडिंग ऑर्डर में आएगी, असेंडिंग ऑर्डर में आएगी। कैसे जी, समझाती हूँ कैसे। देखो, अगर जैसे कि पहले आएगा टेंस, ठीक है, 1000 ये वो, फिर लैक्स, फिर मिलियन, मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके यूनिट हमेशा आएगी, हमेशा, ठीक है। जैसे कि ये जो सेंटेंस था लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट, तो इसको मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, पहले लैख आएगी फिर मिलियन आएगी, यानी छोटी से बड़ी यूनिट आएगी। समझ आ रही है, पहले छोटी यूनिट आएगी और उसके बाद बड़ी यूनिट आएगी, बस ये था, बस इतने दो कॉन्सेप्ट थे इनडेफिनेट यूनिट के। क्लियर हो गया। वापस बता देती हूँ, हमने पढ़ा इनडेफिनेट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वो एग्जैक्ट नहीं होती है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये कहता है कि वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगी, प्लूरल फॉर्म में होगी अगर वो एग्जैक्ट नहीं है, इनडेफिनेट है। दूसरा, यूनिट जो है वो अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा यूनिट है तो वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएगी, नहीं बढ़ते क्रम में आएगी, सबसे पहले छोटी और बाद में बड़ी यूनिट। समझ आ गया। अब चलते हैं तीसरी टाइप ऑफ यूनिट जिसके बारे में हमने पढ़ा था, रैंडम यूनिट्स। रैंडम यूनिट्स, आपको ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक जो है ना वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एरर डिटेक्शन में कई बार आ जाता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक बार 2x पे देखें क्लास को, बट देख लें, ठीक है। रैंडम यूनिट्स में बात करते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ ग्लास फुल, फिर मैं बोलूँ हैंडफुल ऑफ, स्पूनफुल ऑफ, कप फुल ऑफ। समझ रहे हो, ये रैंडम यूनिट है, ठीक है। अगर आपकी मम्मी आपको बोले कि किचन में जाओ और मेरे लिए ना चाय बनाओ, तो आप बोलोगे कि कितनी पत्ती लूँ, तो आपकी मम्मी बोलेगी स्पूनफुल ले लो। अब वहाँ पे स्पून्स भी क्या है, 4 टाइप्स की स्पून रखी हैं, ठीक है। फिर पूछोगे कौन सी, फिर मम्मी बताएगी छोटी वाली, बड़ी वाली। फिर बोलेगी और दूध कितना डालूं, तो आप बोलोगे ग्लास फुल ऑफ मिल्क डाल लो, ठीक है। तो कौन सा ग्लास, छोटा वाला, बड़ा वाला, कांच वाला, स्टील वाला। तो क्या होगा, आप इतनी टेंशन दोगे कि मम्मी जो है वो खुद से बोलेगी तू रहने दे, मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो क्या ये क्या
रीज़न क्योंकि ये रैंडम यूनिट्स हैं, इनका कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं है कि भाई इससे होगा, ठीक है, कि इतने हैं, समझ रहे हो। जैसे कि 1 कटोरी चावल जो होती है उसमें 2 कटोरी पानी डलता है उसको बॉईल करने में, तो ये थोड़ा फिर भी कह सकते हैं घर में एक फिक्स कटोरी होती है, तो ये रैंडमाइज्ड यूनिट है, ठीक है। इसीलिए रीज़न ये है कि इन यूनिट्स को जो है हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी है। अब इसका सिंपल है कि अगर देखो ये क्या है, ये सिंगुलर है, अब इसको प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, ग्लासफुल्स ऑफ, हैंडफुल्स ऑफ, स्पूनफुल्स ऑफ, स्पूनफुल्स ऑफ, स्पूनफुल्स ऑफ, कपफुल्स ऑफ, फिस्टफुल ऑफ, हैंडफुल्स ऑफ, सॉरी। तो सिंपल एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं आपको। अगर मैं कहूँ 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर, इज इट करेक्ट और नॉट? इट इज़ नॉट करेक्ट। अगर 2 है तो यहाँ पर स्पूनफुल्स आएगा, 2 स्पूनफुल्स ऑफ शुगर। तो इनका क्या होता है, बस इनके लास्ट में एस लगा दो रैंडम यूनिट्स के, दैट्स इट। तो यूनिट्स वाला टॉपिक हमारा हो चुका है आज। वैसे तो एक सुपरफ्लुइशनेस का भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप मुझे कहें तो मैं करा सकती हूँ आज ही, वरना कल तो ये आपकी क्लास ना आई गेस ख़त्म हो ही जाएगी। चलो सुपरफ्लुइशनेस का भी करा ही देती हूँ, लगे आप बस 3-4 मिनट लगेगी। देखो सुपरफ्लुइशनेस का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ, ये मज़ा आएगा इसको करने में, मैं आपको बोलूँ वेट वाटर, वाट, मैं आपको बोलूँ कोल्ड आइस, फिर मैं आपको बोलूँ बिटर गार्ड, कड़वा करेला, तो ये क्या है, जो वाटर है वो ऑलरेडी वेट है तो उसके साथ वेट नहीं आएगा, ठीक है। आइस है वो ठंडी ही है, उसके साथ कोल्ड नहीं आएगा। जो करेला है वो ऑलरेडी कड़वा होता है, उसके साथ बिटर नहीं आएगा। तो सुपरफ्लुइशनेस इसको बोलते हैं कि उस सेंटेंस में हम 2 बार उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ आपको कमिंग फ्यूचर, तो जो फ्यूचर है वो तो खुद जो आने वाला होता है उसको बोलते हैं, तो फ्यूचर के साथ कमिंग नहीं लगेगा ना। एक इसका बहुत ही एग्जाम्पल, एक मिसकंसेप्शन है, कज़न ब्रदर। देखो जो कज़न है ना उसमें ऑलरेडी ब्रदर सिस्टर आ जाता है, तो इसके साथ ब्रदर या सिस्टर नहीं लगेगा, कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर नहीं लगेगा, कज़न में ही वो चीज़ ऑलरेडी उससे पता चल रहा है। अब मैं आपको बोलूँ, एक एग्जाम्पल है बिग ब्लेंडर, तो ब्लेंडर का मतलब क्या था, कोई बड़ी गलती कर दी, कोई भारी मिस्टेक कर दी, तो उसके साथ बिग लगाना नॉट ओके। समझ आ रही है मेरी बात। जैसे मैं बोलूँ मैम, आप मुझे कोई बोले कमेंट में मैम रिपीट अगेन, रिपीट का मतलब ये होता है कि वापस बता दो, तो वापस बता दो वापस, तो अगेन नहीं आएगा। समझ आ रही है। जैसे मैं बोलूँगी क्या आप मुझे रिटर्न बैक कर दोगे मेरी बुक्स या मेरी वो, मुझे रिटर्न बैक कर देना, रिटर्न का मतलब तो ऑलरेडी होता है कि वापस करना, ठीक है, वापस करना, तो बैक क्यों लगा रहे हो, ठीक है। ऐसे ये कॉन्सेप्ट होता है सपोज इफ, सपोज इफ, तो या तो सपोज यूज़ कर लो या इफ़ यूज़ कर लो, एक ही सेंटेंस में दोनों को यूज़ करना तो ठीक नहीं है। एनी वन विल कम, कोई एक को यूज़ करो ना, दोनों को नहीं कर सकते। तो सुपरफ्लुइशनेस का मतलब यही होता है, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। तो ये था हमारे नाउन का सुपरफ्लुइशनेस का कॉन्सेप्ट। अब कल क्या है ना, कल मैं आपको कराऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 1-2, और कुछ ना कल ना नाउन और वर्ब जो है उसके बीच में ना थोड़ा अंतर बताऊंगी, कुछ वर्ड्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।